नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे जनहित पार्टी की। जनहित पार्टी का नव गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुमार जैन, जो पिछले 30 साल से प्रचारक की भूमिका में थे। इस पार्टी की खास बात यह है कि इस पार्टी में अधिकांश सदस्य, अधिकांश पदाधिकारी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं या विस्तारक रहे हैं। भोपाल में जब इस पार्टी की बैठक हुई गठन के लिए, तो उसमें 200 की 200 लोग संघ से जुड़े हुए थे। आखिर जनहित पार्टी चाहती क्या है? हमने अभय जी से बात की तो उनका कहना था कि यदि हमने 5 लाख वोट काट लिए तो ये सरकार हमारी सुनने लगेगी। उनकी जो पीड़ा थी उसमें कई बात झलक रही थी। वो कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाले लोग हैं। उनको मालेगांव में जिन लोगों को फंसाया वो उनकी पीड़ा है, इंदौर दंगे में जिन लोगों को फंसाया वो उनकी पीड़ा है, और मध्य प्रदेश में तमाम सारे जनहित के मुद्दे जिन्हें लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कार्य करता रहा है, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकना वो उनको पीड़ा दे रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने हमसे कही थी। आज हम समझते हैं कि जनहित पार्टी यदि मध्य प्रदेश में 5 लाख वोट काटती है तो मध्य प्रदेश का सीन क्या रहेगा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी के बारे में बता दूं, शिखर वाणी के प्रधान संपादक हैं और इसके अलावा पिछले 35 से 40 वर्षों से वे लगातार संघ विचारधारा के लिए समर्पित रहे हैं। संघ के सक्रिय सदस्य भी हैं, उस विचारधारा से जुड़े भी रहे हैं और लगातार उसके संबंध में उनकी बहुत स्टडी भी है। तो हम सुरेश शर्मा जी से समझते हैं कि ये जो जनहित पार्टी है वो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बी टीम है, कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजा क्यों चखाना चाहती है, उससे बदला क्यों लेना चाहती है। इस पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो कौन हैं। और एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जनहित पार्टी में फिलहाल हमको 4 या 5 मेन लोग दिख रहे हैं, लेकिन इस पार्टी के पीछे काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। हमें दिखाई दे रहे हैं उज्जैन में जो संगठन मंत्री रहे हैं बीजेपी के प्रदीप जोशी साहब, जिन्हें कुछ आरोप लगा के हटा दिया गया था। हमें दिखाई दे रहे हैं सुभाष जोशी, जो सुसनेर से विधायक रहे बीजेपी के, जिन्होंने अब बीजेपी छोड़ दी है और जनहित पार्टी से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे इस पार्टी का असली रूप दिखाई देगा, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम लोग इस पार्टी के पीछे हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर ये जो जनहित पार्टी, ये क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बी टीम है या कुछ और है? नहीं रविंद्र जी, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कुछ मुद्दों के आधार पर या व्यक्तिगत पीड़ा या कुछ कार्य पूरे न होने के कारण निराश और नाराज हो जाते हैं, तो वो कई बार राजनीतिक समूह भी बना लेते हैं। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय प्रणाली होने के कारण बहुत जल्दी इनका असर नहीं पड़ता। हमने भारतीय जनशक्ति को देखा, जब उमा भारती जैसी तेज-तराज नेता जिनके बारे में उनकी भाषण कला इतनी ज़्यादा, उनका अपना अप्रोच ज़्यादा, उनके सामाजिक दृष्टिकोण से भी ज़्यादा, और 5 सीटें ला पाई वो। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, इससे पहले हमने जो है अभी स्वर्ण समाज पार्टी देखी, जिसका भी हमने चुनाव में हासिल देखा, नारा बड़ा अच्छा था, सब कुछ था, उसके बावजूद भी उनको कोई बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं मिला। तो एक राजनीतिक पार्टी बना लेना और उसके बारे में खबरें छाप लेना वो एक विषय है, जनता उसको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी ये दूसरा विषय है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो राजनीतिक पार्टी बनाने की बात, जनहित पार्टी बनाने की बात हुई है, ये व्यक्तिगत असंतुष्टि का मामला हो सकता है। संघ के द्वारा इस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि संघ ने ऐसा कोई निर्देश दिया होगा। एक चीज़ यदि इसका होगा भी तो लाभ ही हो सकता है कुछ न कुछ, क्योंकि भाजपा में जो आज नाराज़ लोग हैं, चाहे वो विचार के लोग नाराज़ हों, चाहे जो है कार्यकर्ता के रूप में जो है काम कर रहे हैं वो नाराज़ हों, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो कांग्रेस को वोट देने की बजाय, घर पर वोट देने की बजाय इधर वोट दे देंगे। तो इसका बड़ा नुकसान मुझे नहीं दिखाई देता। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब भी आप एक राजनीतिक दल का गठन करेंगे तो उसके लिए आपको नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। जो जनहित पार्टी ऐसा नेटवर्क चुनाव से पहले नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव में लंबा समय नहीं है। यदि यही पार्टी 1 साल पहले बनती तो मुझे लगता है जल्दी पूछ परख हो जाती। ये ऐसे वक्त पर बनी है जिसका कोई पूछ परख नहीं है, तो इसलिए इसका सीधे सीधे मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी यदि एक भी व्यक्ति जो आपके विचार का है वो असंतुष्ट होकर के जाता है, तो नेतृत्व को जो है अपना अहंकार और दंभ ये छोड़ करके उसको बाहर आना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आप क्यों नहीं साथ सक्रिय हो रहे हैं, क्यों नहीं आप जो है एक अलग दल बना रहे हैं, क्या कारण है, ये सब पूछना। सुरेश जी, आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी बातचीत में।
अहंकार और दम, ये क्यों आया और इससे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आखिर भारतीय जनता पार्टी में ये तीनों चीज़ें क्यों दिख रही हैं? देखिए रविंद्र जी, बहुत स्पष्ट बात है। मेरी स्वभाव है कि मैं खराब बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। उसका लाभ हानि मैं लाभ हानि की चिंता नहीं करता। मेरा मानना ये है कि जब आपको ये लगने लग जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, तब आप किसी दूसरे की वैल्यू नहीं करेंगे। और जिस दिन आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर आज मैं लेके चल रहा हूँ, इसको तिल तिल पसीना किसका गिरा है, ये आपकी ध्यान में रहेगा और आप नेतृत्व करिए, उसकी चिंता नहीं है, नेतृत्व तो कोई एक ही करेगा। लेकिन जो तिल तिल कर मेहनत करने वाले लोग थे, उनके बारे में निश्चित रूप से ध्यान रखने वाली बात है। और वो जो कहीं न कहीं मुझे अब दिख रहा है, जैसे अनेकों नेताओं को मैं सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि साहब संवादहीनता है। तो आखिर आप संवादहीनता को दूर करने का काम क्या था? एक बड़ा परिवर्तन और देख रहा हूँ मैं बहुत, जब चूंकि इस एंगल पे बात चल गई तो मैं ये कहूँ, पहले हम सब लोगों को ये, या जो विचार के लोग थे या पत्रकार लोग थे, उनको मीडिया के लोग बात करते थे या नेताओं को फ़ोन करने के लिए जो है एक दूसरे कार्यकर्ता को बैठा दिया जाता था, जो जिले का पदाधिकारी होता था या क्या होता था। अब कॉल सेंटर के माध्यम से संदेश जाते हैं, तो आप कॉल सेंटर के अंदर वो टच नहीं होता, तो उस टच को का अभाव जो है वो खल रहा है लोगों को, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया नहीं है। फिर भी मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो जो परिस्थितियां बदलेंगी, जो जो तकनीकी बदलेगी, तो जो पुराने लोग हैं जिनका अहम अलग किस्म का है, उन लोगों को इस नई तकनीक को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, शादी का कार्ड हम घर घर दे के आते थे, अब हम व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, एक फ़ोन कर देते हैं। मुझे पक्का भरोसा कि आने वाले समय में फ़ोन भी बंद हो जाएगा, आप व्हाट्सएप देखिए और आइए। तो ये जो पद्धतियों में परिवर्तन तकनीकी के कारण आ रहा है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और जितना जल्दी हम स्वीकार करेंगे तो हमारे मन में जो पीड़ाएँ हैं वो नहीं होंगी। देखिए सूरज जी, तकनीकी अलग चीज़ है और दम अलग चीज़ है। आज आपने कहा कि जो दम अहम जो है वो, खैर अब मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, मेन विषय पे, और मेरा विषय वही है कि जो जनहित पार्टी बनी है, इस पार्टी के पीछे भी कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि कुछ नेताओं को, जो अभी उसी विचार से वो नेता आए थे, उसी विचार से नई पार्टी बन रही है। विचार तो एक ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। बड़ी बात यह है कि जनहित पार्टी के नेता ये मान रहे हैं कि हम आज भी संघ को अपना बड़ा संगठन मानते हैं, संघ के प्रति हमारी सद्भाव है, संघ विशाल समुद्र है, लेकिन जो जन समस्याएं हैं जिन्हें लेकर राजनीतिक दल का गठन किया गया था, उनसे ये लोग पीछे पूरी तरह से हट चुके हैं। इसलिए हमें मजबूरी में इस क्षेत्र में आना पड़ रहा है। दूसरा यह है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आखिर इस पूरे इसमें संघ के इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, तो आपको लगता है संघ में भी कहीं ना कहीं लोगों को संभाल के रखने की या विचार से जोड़ने के बजाय एक इस तरह का दायरा बन गया है कि वो लोग भी असंतुष्ट हैं और राजनीतिक दल या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, पहला प्रश्न जो आपका है उसके उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 2014 के बाद से जिस विचारधारा के लिए जनसंघ बना था, उस विचारधारा के बहुत से मुद्दे कवर हो गए हैं। पहले हिंदू शब्द बोलने पर साथ बैठा व्यक्ति भी प्रताड़ित करता था। एंकर भी कह सकते हैं, पत्रकार भी कह सकते हैं। किसी पत्रकार को यदि कहें कि मैं हिंदू विचार के लिए आया हूँ तो कहता थोड़ी देर बैठ जाओ अभी। अब वो चेंज आया है, एक दिन में मुंह नहीं भरा जा सकता। वर्तमान सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार हो, उन्होंने जिस राष्ट्रवाद की नीति के लिए जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस राष्ट्रवाद की नीति पर कई कदम आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए ये मानना कि कोई व्यक्ति ये कहे बहुत जल्दी से आप सब कर लीजिए, संभव नहीं होता। सारी स्थितियां होती हैं, कानून बनाना पड़ते हैं, कानून बदलना पड़ते हैं, विचारधारा, पूरा देश है, ये देश जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। इसके अंदर एकदम से आप कहीं हिंदू राष्ट्र नहीं थोप सकते। तो ये सब मानसिकता को ध्यान में रख करके ही आदमी को अपनी टिप्पणियां करना चाहिए। उत्तेजना का अभिप्राय ये कभी नहीं होता है कि आप वस्तु स्थिति को नकार दें। उत्तेजना के कारण जो है आप आवेश में आ सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति जो है, जो समाज की है, कैसे समाज को इस तरह से मोड़ा जा सकता है। क्या 500 वर्ष में कभी ऐसा स्थिति नहीं बनी कि राम मंदिर का निर्णय पक्ष में आ जाए, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने एक भी लाइन नहीं बोली। इसका अभिप्राय ये है कि समन्वय का मामला हुआ है, आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल हुई है और ये समझाने की बातें हुई और दोनों समुदाय या बाकी समुदाय समझने लग गए हैं। तो ये जो अनुकूलता है, इस अनुकूलता को समझना चाहिए। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा मेरा कहना ये है कि देखिए, कार्य पद्धति यदि भारतीय जनता पार्टी की बदली है, कार्य पद्धति जो है तकनीकी की दृष्टि से जो है और चीज़ों की बदली है, तो संघ में भी बदलाव आया है। संघ में पहले जो होता था
वो ये होता था कि किसी भी व्यक्ति के घर जाते थे, उससे संपर्क था, उसके परिवार के साथ जुड़ना होता था, भोजन की व्यवस्था होती थी। निश्चित रूप से चेंज आया है और उस चेंज को जो बड़े प्रमुख लोग हैं वो भी समझते हैं, जो समर्थक लोग हैं वो भी हैं, हम जैसे जो विचार रखने वाले लोग हैं वो भी इसको समझ रहे हैं कि पहले कभी भोजन करने के लिए स्थितियां बनती थी, अब तो बरसों बरस से किसी ने टोका ही नहीं है। एक ज़माना ऐसा था कि आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर बने हुए हैं और वो रात में 10 बजे ही फ़ोन करते थे कि भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, आज करना है। आज जो है ये स्थिति नहीं बची, क्योंकि आज जो प्रचारक है उसका भी तासीर बदल गई है और वो तासीर यहाँ तक हो गई है, मुझे लगता है वो लग्जरी हो गया है। और ये जो लग्जरी होना है ये कहीं न कहीं स्ट्रक्चर के लिए, एक विचार के लिए, एक संगठन के लिए आने वाले दिक्कत तो पैदा करेगा ही। आपको मैं स्मरण मैं ये पूछना चाह रहा था कि जनहित पार्टी का जो गठन है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या किसी को सुधार करने का प्रयास है, जो वर्तमान व्यवस्था है उसे सुधार करने का प्रयास है? नहीं, अभी तक जनहित पार्टी ने ये नहीं बताया है कि कौन सी चीज़ ऐसी बिगड़ी हुई है जिसको सुधरवाना चाहते हैं। नहीं, वो तो लगातार बता रहे हैं, आपने एक्चुअली सुना नहीं उनके। मैं बताता हूं, चूंकि मैंने उनका एक बहुत लंबा इंटरव्यू किया है। उनका कहना है कि जो मुद्दे थे संघ के ही मुद्दे थे। मुद्दे का नाम बताइए, ये नहीं मुद्दे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, चाहे वो स्वराज का मुद्दा हो या जो अपन जो स्थानीय सब चीज़ों को, जो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार हो, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, या FDI हो या हिंदुत्व की लाइन हो, ये तमाम सारी चीज़ों पर उनका पूरा एक एजेंडा तैयार उन्होंने किया है। और वो वही एजेंडा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 साल से आगे बढ़ाता रहा है। वो मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गया है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि मालेगांव में उनके लोग फंस गए, निर्दोष लोग थे, उन्हें नहीं बचाया गया। उनका कहना है कि कुछ लोग को NRI उठा के ले गए, वो वापस नहीं लौटे अपने घरों में, वो संघ से जुड़े हुए लोग थे, वो मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया है कि जो रोजगार का जो सबसे बड़ा छोटा जो दुकानदार है, जो ठेला लगाता है, उससे पुलिस वाले वसूली करते हैं, नगर निगम वाले वसूली करते हैं, उसका सामान उठा के फेंक दिया जाता है। आखिर वो अपना परिवार कैसे चलाएगा? वो भी हमारे समाज की एक इकाई है, हम उसके लिए लड़ना चाहते हैं। तो बाकी ये छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो लोग विचार कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो पिछले लंबे समय से भारत हित रक्षा के नाम से एक संगठन चला रहे हैं, उनका NGO है और उसमें वे लोग लगातार काम कर रहे हैं और सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे हैं। अब और राजनीतिक दल बनाकर उनका ये टारगेट है, जो उन्होंने मुझे अपने इंटरव्यू में बताया है, कि यदि हम 5 लाख वोट काट लेंगे तो चाहे सरकार BJP की हो और कांग्रेस की, वो हमारी बातों को गौर से सुनेगी। नहीं, ये जब आदमी विचार करता है या किसी भी संगठन के उद्देश्य बनाता है तब एक बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाते हैं तो आपको उन चीज़ों को कई स्तर पर बांटना पड़ता है। यदि आप छोटे ठेले वाले की बात करते हैं तो ये सरकारों का सब्जेक्ट नहीं है, नगरीय निकायों का सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप नगरीय निकाय स्तर पर बात करिए। यदि आप नीतिगत मामले करते हैं और जो राष्ट्रीय समग्र राष्ट्रीय हित की बातें होंगी उन्हें केंद्र सरकार नीतियाँ बना करके और सब करेगी। जहाँ तक हिंदुत्व का प्रश्न है या स्वराज का प्रश्न है, तो आप देखिए, यदि मध्य प्रदेश की दृष्टि से ही हम देखना चाहें तो क्या कभी कल्पना की थी किसी ने कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा हिंदी में होंगी या पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार होगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय बनेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि सांची के अंदर जो है जो बौद्ध और जिसको कह सकते हैं सनातन, दोनों को मिला करके एक विश्वविद्यालय बनेगा और जिसके अंदर काम करने की बात आएगी? क्या कभी कल्पना की थी कि गो अभ्यारण्य बनेगा? ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई हैं। आपको केवल इतना सा अंतर है कि आपके मन में, यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति के मन में या पत्रकार के नाते मेरे मन में कोई टीस है और उस टीस का मैं प्रकटीकरण इस रूप में कर दूं कि बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कोई जनता प्रभाव डालेगी। और फिर आप यदि किसी प्रभाव भी डालेगी जनता, यदि, तो तब डालती है जब हमें ये मालूम है कि ये लीडरशिप कैपेबल है, ये कुछ कर सकती है, इसके बदलाव का कोई लाभ हो सकता है या इसके वोट काटने का भी कुछ लाभ हो सकता है, तब जाकर के ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए सुरेश जी, आपने जनहित के मामले में सब जो पार्टी है उसके बारे में बात की। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी उतनी शायद ना तो क्षमता है ना बुद्धि है, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये कि पिछले कुछ दिन से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान देख रहे हैं। और ये बयान हम पहली बार देख रहे हैं जब सीनियर नेता जो हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इस भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने और बढ़ाने में लगाया है, आज उनकी पूछ परख खत्म हो गई है। हम रघुनंदन जी शर्मा को देख रहे हैं, हम ताई को देख रहे हैं, सुमित्रा ताई को देख रहे हैं, हम कृष्ण मुरारी मोघे जी को देख रहे हैं, हम कैलाश चावला जी को देख रहे हैं। इन्हें ना तो बुलाया जा रहा है, ना पूछा जा रहा है, ना संवाद है, ना संपर्क है। संपर्क और संवाद पूरी तरह पार्टी ने ऐसा लगता है कि ताक पे उठा के रख दिया है। तो क्या इन नेताओं की जो पीड़ा है
आप जायज़ मानते हैं या मानते हैं कि अभी भी इनमें भी महत्वाकांक्षाएं बची हुई हैं और वो महत्वाकांक्षा के तहत ये बयानबाजी कर रहे हैं? आपने जितने भी नाम लिए रविंद्र जी, ये बहुत सीनियर लोग हैं और मुझे लगता है कि हमने इनको संगठन को घटते हुए देखा है, मैंने भी देखा है। रघु जी हों चाहे ताई हों चाहे कैलाश जी का तो आपको जानकारी है कि सुंदरलाल पटवा जी के कारण उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक गुटबाजी के कारण भी सामने नहीं आ पाए, तो वो एक विषय बिल्कुल सही है। और मैं अभी भी व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि इन लोगों के साथ जो है संवाद करना चाहिए, क्योंकि इनके पास वो अनुभव का खजाना है जिस अनुभव के खजाने से लें। लेकिन दिक्कत एक तो जो मैं सोचता हूँ, मतलब बहुत खुल के बोल रहा हूँ मैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोग इतने बड़े हैं और आज संगठन जो है बहुत युवा लोगों के हाथ में है। तो वो युवा लोग जो है पहले तो आत्मविश्वास ही जुटा लें इनके सामने जाने का। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप जो है पीढ़ी को तो युवा को लाना चाहते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी जो है उसके अंदर इतना साहस ही नहीं है कि वो अपने सीनियर से जाकर के बात कर ले। तो मुझे एक तो ये परिस्थिति लगती है कि ये वो लोग जाने का मन भी बनाते होंगे पर जाए ये बात कहीं उतरती नहीं है गले। आपके परिवार में आपके बच्चा है, पोता है, और अब ये कहें कि पोता इसलिए कि वो आपके पैर नहीं छूता है या आपको नमस्ते नहीं करता है कि वो उसकी हिम्मत ही नहीं है, ये बात कहीं गले नहीं उतरती। यदि हम अपने बुजुर्गों के प्रति ये सम्मान नहीं रख सकते हैं और ये एक्सक्यूज दें हम कि हमारी हिम्मत नहीं बड़ी सम्मान करने की, तो असम्मान तो ना करें। नहीं, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि आप मेरे शब्दों को इस रूप में लेंगे। यदि आप ऐसा लेंगे, नहीं, आपने कहा कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, कहने दीजिए। तो कई बार क्या होता है कि ये कहा जाता है, एक बार किसी व्यक्ति ने किसी विद्वान व्यक्ति से पूछा इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बौने लोग बैठ गए, ये समस्या है। तो आप मेरे शब्दों को मैंने जो संदेश दिया है उसके भावना के रूप में लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सास का अभिप्राय ये है कि वो ये, पर सास का अभिप्राय ये है कि आप में इतना आत्मबल होना चाहिए, आप में इतना ज्ञान होना चाहिए, आपका इतना त्याग और समर्पण होना चाहिए कि एक ऐसे तपे तपाए समर्पित लोगों के सामने चले जाओ। मेरा अभिप्राय वो था। तो चलो मैंने और खुल करके बोल दिया। फिर मैं दूसरा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब पीढ़ियाँ बदल गई हैं। क्या रघुनंदन शर्मा जी को उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मंत्री नहीं बनाया गया था जब कैलाश सारंग जी कार्यालय मंत्री हुआ करते थे? बीना की उस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चुनाव हुआ, चुनाव में कैलाश जोशी जी चुनाव हारे और उसके बाद पटवा जी चुनाव जीते। राजमाता सिंधिया ने झोली फैला करके कहा कि आप जो है निर्विरोध चुनाव हो जाने दीजिए। तब ये तय हुआ कि कैलाश सारंग जी को हटा करके हम रघुनंदन जी को कार्यालय मंत्री बनाते हैं। बरसों बरस आप कार्यालय मंत्री रहे, आपको इतना बड़ा समय दिया, राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप गए, विधानसभा के सदस्य आप रहे। ताई के बारे में आप सब जानते हैं कि वो 8-9 बार लोकसभा की मेंबर रही, लोकसभा की अध्यक्ष रही। आप जिंदगी भर के लिए पद लेना यदि आपके मन में है तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ विरोध होगा, और यदि आपके मन में यह है कि आप आशीर्वाद और मार्गदर्शन देना चाहते हैं और गलतियों के ऊपर इंगित करना चाहते हैं तो आपका डबल सम्मान होगा। मुझे लग रहा है कि ये द्वंद्व है इस समय भारतीय जनता पार्टी में कि लोग ये सोचते हैं कि मेरे अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता, या मैं अभी भी, आप दीपक जोशी जी भाजपा छोड़ करके क्यों गए? आप कभी विचार करिए, मैं आपके साथ अलग से कभी चर्चा करूंगा। आप क्यों ये सोचिए कि बदनावर से जो है चुनाव लड़ करके और भंवर सिंह शेखावत आप कांग्रेस में क्यों चले गए? आप ये समझिए सीतासरण शर्मा जी के रहते हुए गिरजाशंकर भाजपा कांग्रेस में क्यों चले गए? यदि आप मुझसे कभी कहेंगे तो मैं इन तीनों का जवाब दूंगा, और अलग जवाब है, क्योंकि मीडिया में जो बात चलती है अनेकों बार, जब व्यक्तिगत संबंधों में बात मालूम चलती है तो वो अलग होती है। मीडिया में जो चलती है उसमें कयास शामिल हो जाते हैं, उसमें घटनाक्रम शामिल नहीं होता, इसलिए कई चीज़ें अलग रहती हैं। तब मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये लोग जो हैं इनको नेतृत्व तो नहीं करा सकते। आप रविंद्र जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं तो आपको बहुत प्रशंसा आपकी करता हूँ पत्रकारिता के रूप में आपके कामों की। आप ये देखिए कि जो 5 यात्राएं प्रारंभ हुई हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के अध्यक्षों के द्वारा शुरू किया गया है। अब बात आ गई उमा जी को बुलाइए। आप उमा जी को तब बुलाएंगे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। अमित शाह जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नड्डा जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राजनाथ सिंह जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और गडकरी जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो जो भी यात्राएं प्रारंभ हुई हैं वो पुराने राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब उस स्ट्रक्चर में उमा जी तो आती ही नहीं कहीं भी। उमा जी का एक अपना राजनीतिक है। एक और रविंद्र जी आप बहुत स्पष्ट बात जानिए, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति सकारात्मकता के साथ संगठन के साथ चलता है, समन्वय बना के चलता है, उसकी बार बार पूछ परख होती है। अब आप 24 घंटे ही तवे पे बैठे रहेंगे, 24 घंटे ही आप नेगेटिविटी पैदा करेंगे, आप यदि अच्छा कर भी देंगे तब भी आप जाकर के बोलेंगे। तो उमा जी का स्ट्रक्चर क्या है? यही तो है। जब से उन्होंने केंद्र की सरकार छोड़ी तो उन्हें एक भ्रम था, एक अहंकार था कि उनके बिना लोकसभा चुनाव का क्या होगा। उन्होंने मना कर दिया सुषमा जी के साथ। क्यों मना किया आपने?
आप अस्वस्थ, किसी भी बात के लिए आप अस्वस्थ हो जाती हैं। ये तो राजनीति में नहीं चलता ना। आपने छोड़ दिया, आपकी जगह कोई दूसरा चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंच गया। अब आप कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, तो क्यों छोड़ा था आपने उस समय? इसलिए कि आपने अहम में आकर के छोड़ा था, अहंकार में आकर के, दंभ में आकर के छोड़ा था। मैं बहुत साफ कहता हूँ, मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ उनके प्रति, लेकिन उन्होंने क्यों छोड़ा था? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी मनाने आएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी देश में क्या स्थिति में खड़े हैं, वो आपको क्यों मनाने आएंगे? अनेकों बातें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड की मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इन सब बातों अब आप दूसरे किसी को भी उठा करके देख लीजिए। ये सारे लोगों की जिद ये है कि आप हमको प्रधानता दीजिए। प्रधानता संगठन तय करता है। आज आप देखिए, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कल आए हमारे यहाँ 14 तारीख को बीना में। उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा की, प्रशंसा के पीछे मैं ये तारीफों वाली प्रशंसा नहीं मान रहा हूँ, योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया, लाडली बहना वाला मामला और बाकी जो ये, इसका अभिप्राय ये है कि कोई भी योजना यदि प्रारंभ की जाती है तो यहाँ हंडिया में गुड़ फोड़ करके नहीं, केंद्र के नेताओं से पूछ करके भी की जाती है। उसके आर्थिक जो घटनाक्रम बनने वाला वो भी पूछ करके की जाती है। तो जब ये तय होता है शेड्यूल कि हम फला आदमी को उस यात्रा में भेजेंगे, वहाँ जा करके ये जोड़ेंगे, वहाँ जा करके ऐसा जोड़ेंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत गंभीर बात कहता हूँ। कृष्ण मुरारी मोघे जी उमा जी की संकल्प यात्रा के प्रभारी थे। मुझे अच्छे से याद है उस समय मंडला जिले का घटनाक्रम था और निवास की सभा उमा जी करके आई और मेरे से कहने लगी कि कृष्ण मुरारी मोघे के तो सभी लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने तो इनको हटाया था संगठन मंत्री से और आपने लेकर के इनको जो है यात्रा का प्रभारी बना दिया, तो मैं तो इसको हटा रही हूँ। तो हमने कहा हटाने का कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह सह यात्रा प्रभारी बनाइए आप। तो हमसे कहा कि आप नाम भी सुझा सकते हैं। मैंने कहा नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को यात्रा का सह प्रभारी बना करके सारी जिम्मेदारी दे दी। ये तो राजनीतिक निर्णय होते हैं कि जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में क्या बात का इंप्रेशन जा रहा है या क्या ये बात का इंप्रेशन जाएगा, इस प्रकार से लोगों की नियुक्तियां होती हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं सीनियर हूं तो हर जगह मुझे ही लाया जाए, हर जगह उसी को लाया जाए। तो ये संगठन तय करता है, हाईकमान की स्वीकृति लेता है। ये मैं बहुत इंटरनल बात कह रहा हूँ जो पत्रकार के नाते नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात तय की जाती। हम कोई भी छोटे से संगठन में भी निर्णय लेते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि यार पुराने 3 लोग अपने साथ काम करते रहे, उनसे पूछ लें कि इसमें क्या करना चाहिए, तो वो होता ही है। तो ये जो बोल रहे हैं ये केवल सुर्खियाँ बटोरने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। और मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा विरोध वो व्यक्ति करता है रविंद्र जी जिसके पास अपनी आधार खिसक गया हो। आप ताकत दिखाइए ना अपनी। आज आप जनहित पार्टी ताकत दिखाने के लिए आई कि नहीं आई मन में कि हम 5 लाख वोट काटेंगे? कहा तो उनने ना, काटे ना काटे एक अलग विषय, लेकिन आज आप शोर मचा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब मुझे पूछा नहीं गया। मतलब आप चाहते हो कि ये लोग भी पार्टी बनाए और सामने आए? बहुत लोग चले गए ना, आप बताइए ना, कई लोग चले भी तो गए ना। आप ये मान, अच्छा चले गए तो आपने क्या करा? सरताज सिंह जी गए थे पिछली बार, क्या हुआ? हार गए, रोते हुए वापस आए। कुशमरिया जी गए 3 सीट हरवा, रोते हुए वापस आए। उमा जी गई थी नहीं, भाजपा का राजनीतिक, रघु जी भी गए थे नहीं, राजनीतिक स्ट्रक्चर ही अलग है। और आपने जब चलो याद दिला दिया तो मैं फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करता हूं। रविंद्र जी, विश्वसनीयता भी कोई चीज होती है। आप संगठन के लिए एक समय बागी हो गए हैं तो आप कभी भी बागी हो सकते हैं। तो जो नेतृत्व है, मध्य प्रदेश का नेतृत्व आपसे दब सकता है ना, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व थोड़ी ना दबेगा। क्या आज कुशाभाऊ ठाकरे होते तो क्या इस तरह की भाषा को स्वीकार करते? क्या नारायण प्रसाद गुप्ता होते तो क्या प्यारेलाल जी होते तो क्या इस भाषा को स्वीकार करते? और क्या उन लोगों ने जीवन भर जो है सत्ता भोगी है? क्या उन्होंने संगठन की जिम्मेदारियां ही भोगी हैं? अब बड़ा कार्यकर्ता वो होता है, बड़ा नेता वो होता है जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल ले आए, बिगड़ी हुई परिस्थितियों को भी। यहाँ ये स्थिति नहीं है, इसलिए केवल लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेश शर्मा जी जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों को कहा है। हालांकि उनकी दोनों ही बातें हैं। उनका कहना है कि निश्चित तौर पे नया जो नेतृत्व है उसको बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि बुजुर्गों को भी सोचना चाहिए कि वो हमेशा पद पर नहीं रह सकते। जनहित पार्टी के बारे में उनका बड़ा सीधा सीधा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो भी असंतुष्ट लोग कर रहे हैं या असंतुष्ट लोग जो कुछ भी ये कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनका जो एजेंडा है वो साफ होता है। तो ये समय आने पर बताएगा कि ये नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा, क्योंकि अभी तक संघ से निकल के या विचारधारा से निकलकर जो भी बाहर जाकर पार्टी बनाई है, जिनने भी बनाई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का फायदा ही पहुंचाया है, नुकसान कभी नहीं पहुंचाया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।